जिसे हम कहते हैं हुक्स लॉ। तो विथ एग्जांपल आज मैं आप लोगों को इसे जो है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ताकि इससे रिलेटेड कभी न्यूमेरिकल आप लोगों के एग्जाम में आ जाए तो ये आप लोगों से जो है वो आसानी से बन जाए। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे हुक का नियम जो है वो किस चीज के लिए जो है वो यूज होता है। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और आणविक कंपन के बारे में बताया हुआ है, मतलब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के बारे में। तो उसी से ही रिलेटेड है ये हुक का नियम। तो चलिए हम देखते हैं आखिर ये जो हुक का नियम है वो किन चीजों पे जो है वो लागू होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे लिखना है कि हुक का नियम उन दो गेंदों पर लागू होता है जो परस्पर स्प्रिंग के द्वारा जो है वो जुड़ा हुआ हो। मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन में इस प्रकार का जो है वो डायग्राम आप लोगों को जो है वो बताया हुआ था कि मान लो ये M1 और M2 यहाँ पे आप देख रहे हो, दो एटम है, मतलब दो परमाणु है, और ये दोनों जो है वो आपस में बॉन्ड बना करके जो है वो जुड़े हुए हैं, और इनके बीच जो बॉन्ड है वो एक स्प्रिंग के समान जो है वो संरचना है। मतलब ये बहुत लचीला है, स्प्रिंग के समान है, आसानी से ये जो है वो यहाँ पे वाइब्रेट हो सकते हैं, दोनों एटम जो है वो यहाँ पे वाइब्रेट हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो हुक का नियम है वो इन चीजों पे जो है वो लागू होता है। यहाँ पे हम जो है वो हुक के नियम के आधार पर किसी आणविक कंपन के लिए उसकी कंपन आवृत्ति की जो है वो गणना की जाती है। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन में हम जो है वो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की गणना जो है वो हुक के नियम के आधार पर जो है वो करते हैं। मतलब कंपन आवृत्ति, यहाँ पे कितना वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इसका है, इससे हमें जो है वो हुक के नियम के थ्रू जो है वो हमें वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की जो है वो यहाँ पे हम जो है वो गणना कर सकते हैं। मतलब कंपन आवृत्ति की गणना करने के लिए जिस नियम का जहाँ पे जो है वो यूज किया जाता है उसे हम हुक का नियम जो है वो कहते हैं। तो हुक के नियम के आधार पर किसी आणविक कंपन के लिए, मतलब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के लिए, उसकी कंपन आवृत्ति मतलब वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसी है उसकी गणना जो है वो की जाती है। तो यहाँ पे जो भी हमारे मॉलिक्यूल है उसमें वाइब्रेशन क्यों उत्पन्न होता है, इसका भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब वहां पे हम कोई विशेष प्रकार का रेडिएशन जब उस पे जो है वो प्रवाहित करते हैं तो वो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो वाइब्रेट होने लगते हैं, मतलब उसमें जो है वो कंपन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो उसी वाइब्रेशन में जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी है उसे ही हम जानने के लिए हुक के नियम का जो है वो यूज करते हैं। मान लो यहाँ पे कोई भी एग्जांपल हम लोग ले लिए हैं, C डबल बॉन्ड O, कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बीच जो है वो यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है। तो अगर हमें इसकी जो है वो कंपन आवृत्ति जो है वो ज्ञात करना है, मतलब इसकी वाइब्रेशन जो भी फ्रीक्वेंसी है उसे अगर हमें ज्ञात करना है तो हम जो है वो हुक के नियम का जो है वो यूज करेंगे। तो चलिए गाइस, अब हम देखते हैं कि हुक के नियम में जो है वो क्या क्या यहाँ पे जो है वो बताया गया है। तो पहला पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे वही लिखना है कि हुक का नियम उन दो गेंदों पर लागू होता है। तो यहाँ पे उन दो गेंदों का मतलब वही है कि दो एटम जो कि स्प्रिंग के थ्रू जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब एक विशेष प्रकार का यहाँ पे जो है वो बॉन्ड बना हुआ है, और वो जो बॉन्ड है वो स्प्रिंग के समान हम लोगों ने उसकी संरचना जो है वो यहाँ पे माना हुआ है, क्योंकि वो जो है वो बहुत लचीला है। अगर वो स्प्रिंग ना होकर के कोई कठोर बॉन्ड होता तो शायद वो जो भी एटम है, मॉलिक्यूल है, वो वाइब्रेट जो है वो नहीं होता। इसलिए हम लोगों ने स्प्रिंग के समान संरचना यहाँ पे जो है वो लिया हुआ है, जो कि दो गेंद जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो है वो एक जस्ट इमेजिन हम लोगों ने किया हुआ है, दो एटम है जो स्प्रिंग के समान संरचना के थ्रू एक दूसरे से जो है वो जुड़े हुए। करते हैं हुक के नियम का गणितीय रूप। तो यहाँ पे जो भी टर्म यूज हुआ है उसका एक एक का मतलब जो है वो हम नीचे समझेंगे। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ लिखना है न्यू बार इक्वल 1/2 पाई C अंडर रूट के M1 प्लस M2 अपॉन M1 इंटू M2। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/2 पाई C K अपॉन M1 इंटू M2। मतलब ये जो M1 इंटू M2 है वो जो है वो ऊपर चला गया, और ये जो M1 प्लस M2 है वो जो है वो नीचे आ गया। तो अपॉन M1 प्लस M2, और ब्रैकेट बन करके हम यहाँ पे 1/2 मतलब हाफ जो है वो लिख देंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपका इतना है वो जो है वो हुक के नियम का गणितीय रूप है। एक एक करके हम जो है वो इसके सारे टर्म को जो है वो समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं न्यू बार। तो इसका मतलब होता है वेव नंबर, मतलब जो तरंग की संख्या है उसे हम जो है वो इस प्रकार से जो है वो दर्शाते हैं। तो अगर हम बात करें इस व्यंजक की तो इसका मतलब जो है वो तरंग संख्या मतलब वेव नंबर जो है वो होता है। सेकंड हम देखें सी का मतलब जो है वो क्या होता है। तो सी का मतलब होता है प्रकाश का वेग। प्रकाश के वेग के लिए जो है वो हम सी का यूज जो है वो करते हैं। अब आता है M1 और M2 क्या है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को डायग्राम में भी जो है वो बताया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने दो एटम जो है वो लिया हुआ है जिसे हम लोगों ने M1
और M2 जो है वो माना हुआ है। तो उस एटम का जो मास होगा उसे हम लोगों ने M1 और M2 से जो है वो दर्शाया हुआ है। तो सबसे पहले एटम की अगर हम बात करें तो परमाणु क्रमांक 1 का जो द्रव्यमान होगा, जो मास होगा, उसे हम M1 से जो है वो दर्शाएंगे और जो सेकंड एटम होगा उसका जो मास होगा उसे हम जो है वो M2 से जो है वो दर्शाएंगे। उसके बाद आता है K। तो K का मतलब होता है फोर्स कांस्टेंट, मतलब बल नियतांक। तो ये सारी चीजें गाइस बस आपको पूरे हुक के नियम में बस आप लोगों को इतना ही याद करना है। ये जो आपका गणितीय रूप है हुक के नियम का, इसे ही आप लोगों को थोड़ा सा याद करना है और इसका मतलब जो है वो एटलीस्ट आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि M1 और M2 K और न्यू बार, ये सब का मतलब जो है वो क्या होता है। ये तो हुआ आप लोगों के हुक्स का लॉ। तो आखिर अगर कोई भी एग्जाम्पल कोई भी न्यूमेरिकल एग्जाम में अगर आता है तो कैसे आप हुक के नियम का यूज करके किसी भी जो भी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, मतलब कंपन आवृत्ति की गणना जो है वो आप हुक के नियम के थ्रू जो है वो कैसे करोगे, उसे भी हम जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। बट आप लोगों को इतना, आप लोगों को एटलीस्ट जो है वो ये जो है आप लोगों को याद होना चाहिए। इसी के बेस पे हम जो है वो किसी भी मैथ्स को या फिर किसी भी न्यूमेरिकल को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम हुक के नियम का जो है वो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल पूछा गया है, कार्बोनिल समूह C+O की कंपनी का आवृत्ति आपको ज्ञात करना है, मतलब वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको ज्ञात करना है। यदि द्विबंध के लिए बल नियतांक, मतलब जो फोर्स कांस्टेंट है, मतलब K का जो वैल्यू है 1 × 10⁶ डायन सेंटीमीटर हो, तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग जो है वो कैसे इसे सॉल्व करोगे। बस आप लोगों को यहाँ पे हुक का नियम जो है वो आप लोगों को यहाँ पे याद करना है। जो मैंने वहाँ पे गणितीय रूप जो हम लोगों ने देखा था, एटलीस्ट वो आप लोगों को याद होना चाहिए। फिर जो भी वैल्यू है उसे हम जो है वो यहाँ पे रखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, जैसा कि हमें पता है, दो प्रकार के जो है वो एटम है, एक तो कार्बन है और दूसरा जो है वो ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो है वो आप लोगों को उसके एटम का जो है वो मास जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कुछ जो मेन एटम है उतना आप लोगों को जो है वो जो भी इसका द्रव्यमान है या फिर मास है वो एटलीस्ट आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो मास द्रव्यमान है वो कभी भी आप लोगों को क्वेश्चन में जो है वो नहीं दिया रहेगा। वो वैल्यू जो है वो आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, मतलब यहाँ पे जैसे कि M1 और M2 है तो उसी का वैल्यू जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम M1 का वैल्यू जो है वो देखते हैं, मतलब जो आपका ऑक्सीजन एटम है उसका जो है वो हम यहाँ पे मास देखते हैं। तो जो ऑक्सीजन एटम है उसे हम लोगों ने M1 जो है वो माना हुआ है उसके मास को। तो यहाँ पे जो उसका वैल्यू होगा वो इस प्रकार से होगा, मतलब 16/6.023 इंटू 10⁻23 इक्वल हो जाएगा 2.65 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम लगभग ऑक्सीजन एटम का जो है वो मास ये होगा। तो ये इसका जो है वो वैल्यू है, ऑक्सीजन एटम के जो भी मास है उसका वैल्यू जो है वो ये होगा लगभग। उसी प्रकार अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो भी आपका वैल्यू होगा वो ये होगा। तो इतना तो हम लोगों को पता चल गया कि जो M1 है और जो M2 है उसका जो मास है वो क्या है। तो एटलीस्ट हम M1 और M2 की जगह ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम जो है वो रख सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि न्यू बार इक्वल 1/2πc और K/M1 इंटू M2/M1 प्लस M2, और यहाँ पे जो है वो हाफ यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। तो जितना वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे पता है सब सारे वैल्यू को जो है वो यहाँ पे रख देना है। तो पाई का वैल्यू जो है वो 3.14 जो है वो होगा, और C का जो प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश का वेग है उसका वैल्यू जो है वो ये होता है। तो ये जितना आपका वैल्यू है 2πc वो हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया है, और K का वैल्यू तो ऑलरेडी क्वेश्चन में जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो जो फोर्स कांस्टेंट है, मतलब बल नियतांक है, उसका वैल्यू 1 × 10⁻6 डायन सेंटीमीटर यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है। तो इसे हम जो है वो K की जगह पे रख देंगे और M1 और M2 का वैल्यू भी यहाँ पे रख देंगे। तो पहले M1 इंटू M2 है, तो जो दो वैल्यू यहाँ पे है M1 और M2 का, पहले हम उसे इंटू करेंगे, देन उसके बाद उसे डिवाइड करके यहाँ पे हम जो है वो उसे प्लस कर देंगे। तो अगर आप इसे जो है वो सॉल्व करते हो तो आपका आंसर जो है वो इतना आता है।
तो आपका आंसर इतना आएगा। तो ये आपकी जो है वो कंपनी का आवृत्ति होगी, मतलब 2C⋯O की अगर आप लोगों को वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकालना है तो सारे वैल्यू को आपको जो हुक के नियम का जो गणितीय व्यंजक है उसके ऊपर जो है वो सारे वैल्यू को रखना है, और जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका जो है वो कंपनी का आवृत्ति जो है वो कहलाएगा। तो इस न्यूमेरिकल को बताने का मेरा मेन उद्देश्य यही था कि एटलीस्ट आपको पता चल सके कि हुक के नियम का जो भी गणितीय रूप है, अगर हम उसमें जो भी वैल्यू है उसे रखते हैं तो हमें किसी भी बॉन्ड की, मतलब जैसे कि यहाँ पे C⋯O का हम लोगों ने निकाला हुआ है, तो किसी भी बॉन्ड की जो है वो आप लोगों को वाइब्रेशनल जो भी फ्रीक्वेंसी है वो आप लोगों को जो है वो मतलब पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हुक के नियम के द्वारा हम जो है वो कंपन आवृत्ति की जो है वो गणना कर सकते हैं। किसी भी बॉन्ड के लिए अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो इस प्रकार से जो है वो आप कैलकुलेट इसे जो है वो कर सकते हो। तो ये तो हुआ गाइस हुक का नियम। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और जो M1 और M2 का वैल्यू है वो पहले से ही जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो कभी चेंज या फिर अलग अलग इस टाइप से नहीं होता है। तो वो आप लोगों को जो भी वैल्यू है वो आप लोगों को सारा चीज जो है वो बुक में मिल जाएगा। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे नीचे जो है वो कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।